सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिला दर्शन के अंतर्गत उदयपुर के पार्ट 5 की बात करने वाले हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे। अब तक हमने परिचय, इतिहास, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इसके अलावा पर्यटन स्थल जिसमें मंदिर, झीलें और महलों की बात की। उसमें कुछ जो तथ्य बच जाते हैं जो कि इन शेड्यूल में नहीं आते हैं, उनकी बात हम इस क्लास में करने वाले हैं। जैसे अभ्यारण्य की बात करेंगे और भी बहुत सारे तथ्य जो छूट गए हैं आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले उदयपुर से प्रणाम, राती घाटी से प्रणाम, फलोदी की धरा से प्रणाम, हनुमान राम जी बाड़मेर से राम राम, सभी को राम राम प्रणाम जी। बिल्कुल, तो आज की क्लास लाइव हो चुकी है। सभी साथी क्लास को लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें, फिर हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल, सभी को राम राम, सभी को जय श्री कृष्णा, सभी को गुड इवनिंग। बिल्कुल, तो प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। बीच बीच में और बातें करते रहेंगे। क्लास को लाइक शेयर करना ना भूलें। बिल्कुल, बारडोली उदयपुर से भी प्रणाम। बिल्कुल, आपके बारडोली की भी आज बात करने वाले हैं जी। बिल्कुल, सबसे पहले हम सज्जनगढ़ अभ्यारण्य के बारे में बात करते हैं। एग्जाम पॉइंट व्यू की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य की बात करें, सज्जनगढ़ दुर्ग की बात करें, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है कहां पर, तो उदयपुर नगर के निकट ही यह स्थित है और लगभग कह सकते हैं कि पूर्वी क्षेत्र की तरफ है और 5 किलोमीटर दूर है पूर्वी क्षेत्र में उदयपुर से। इस अभ्यारण्य की बात करें, स्थापना की बात करें कि इसे अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया, अभ्यारण्य कब बनाया गया, तो इसे 1987 में अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। सबसे प्रमुख बात यहाँ पर करते हैं इस अभ्यारण्य में है क्या, तो इस अभ्यारण्य क्षेत्र में इस अभ्यारण्य क्षेत्र में क्या क्या स्थित है। इस अभ्यारण्य क्षेत्र में एक मृगवन है, मृगवन। इसके अलावा क्या है, यहाँ पर जैविक उद्यान है, जैविक उद्यान है। इसके अलावा और क्या है, सज्जनगढ़ पैलेस स्थित है। सज्जनगढ़ पैलेस कह दो या सज्जनगढ़ दुर्ग यहाँ पर क्या है, स्थित है। सबसे ज्यादा एग्जाम में डिटेल जो है वो इस दुर्ग के बारे में आती है। इस दुर्ग को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो इसे उदयपुर का मुकुटमणि, उदयपुर का मुकुटमणि इसे कहा जाता है। इसे वाणी विलास महल भी कहते हैं, वाणी विलास महल, वाणी विलास महल भी इसे कहते हैं। इसके अलावा और किन नामों से जाना जाता है, मानसून पैलेस भी इसे कहते हैं, मानसून पैलेस, मानसून पैलेस भी कहते हैं। तो ये हुए उपनाम। कहाँ पर है ये, किस पहाड़ी पर स्थित है, पहाड़ी का नाम क्या है, बांसदरा की पहाड़ी, बांसदरा की पहाड़ी पर स्थित है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हम करें कि पर्यटकों को ये स्थान बहुत ही ज़्यादा लुभाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त का जो नज़ारा होता है वो यहाँ से देखते ही बनता है। नाम से पता चल रहा है सज्जनगढ़ नाम है, इसका मतलब महाराणा सज्जन सिंह जी ने क्या किया, बनवाया था। महाराणा सज्जन सिंह हैं, महाराणा सज्जन सिंह जी ने बहुत सारे निर्माण करवाए उदयपुर से संबंधित। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर हम बात करते हैं अभ्यारण्य की। उदयपुर नगर के निकट स्थित है, पूर्वी दिशा की ओर है। स्थापना 1987 में होती है। अभ्यारण्य क्षेत्र में मृगवन है, जैविक उद्यान जिसे हम बायोलॉजिकल पार्क कहते हैं, बायोलॉजिकल पार्क है ना। बायोलॉजिकल पार्क जो है इसे कहते हैं नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर में है। जबकि यहाँ पर किस नाम से है, यहाँ पर सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क या सज्जनगढ़ जैविक उद्यान है, सज्जनगढ़ मृगवन भी है। और सज्जनगढ़ दुर्ग जो यहाँ पर स्थित है वो सबसे प्रमुख दुर्ग है और इस दुर्ग को उदयपुर का मुकुटमणि कहते हैं, वाणी विलास महल भी कहते हैं, मानसून पैलेस भी इसे कहते हैं। बांसदरा की पहाड़ी पर ये स्थित है, महाराणा सज्जन सिंह जी के द्वारा निर्मित है।
चित्तौड़ से प्रिंस जी कुमावत, बिल्कुल आपको भी प्रणाम। दूसरा जैविक उद्यान है, ये भी बात सही है। पहला जैविक उद्यान कहाँ पर है? नाहरगढ़ में है। ये दूसरा जैविक उद्यान है, बिल्कुल सही है। तो क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी। रणथंभौर की पावन धरा से भी राजेश राज जी आपको प्रणाम। बीकानेर से बारंबार प्रणाम, प्रणाम सभी साथियों को। तो ये क्लियर हुई बात। नेक्स्ट बात करते हैं फुलवारी की नाल अभ्यारण्य के संदर्भ में। ये फुलवारी की नाल अभ्यारण्य जो है ये भी कहाँ है? उदयपुर में है और गुजरात की सीमा से सटा हुआ है। गुजरात की सीमा निकट है इसके। बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना इसकी कब हुई थी? आप सभी साथी बताएंगे। इसके संबंध में क्या क्या बातें आ सकती है? तो यहां पर हम बात करते हैं महाराणा प्रताप ने संकट काल में यहाँ समय बिताया। महाराणा प्रताप पर जब संकट आया तो उन्होंने इस अभ्यारण्य क्षेत्र में शरण ली। और एग्जाम में प्रश्न आता है कौन सा अभ्यारण्य क्षेत्र महाराणा प्रताप की कर्म भूमि रह चुका है, संकटकालीन कर्म भूमि रह चुका है? वो कौन सा अभ्यारण्य है? वो फुलवारी की नाल अभ्यारण्य है। उदयपुर से प्रणाम फेंक रहे हैं कुकू जी, आपको भी प्रणाम, बहुत बढ़िया। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं कि वर्ष भर फूलों से आच्छादित रहने के कारण यह नाम पड़ा। तो भाई ये फुलवारी की नाम जो है ये क्यों पड़ा? तो यहाँ पर वर्ष भर फूल आच्छादित रहते हैं इसलिए ये नाम पड़ा। इसके अलावा यदि हम बात करें मानसी वाकल नदियों की बात करें तो नदियां यहाँ से निकलती है। तो ये बिल्कुल क्लियर फैक्ट हुआ। किससे संबंधित? फुलवारी की नाल से संबंधित। बिल्कुल अभी तक एक ही साथी का कमेंट आया है, फास्ट कमेंट करें सभी। हाँ जी, बिल्कुल 1 नवंबर 1980 यहाँ पर आंसर आ रहा है, लेकिन ये सही नहीं है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि अक्टूबर 1983 में अभ्यारण्य घोषित। देखो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अभ्यारण्य कब बना, उसे अभ्यारण्य घोषित कब किया गया, दोनों अलग अलग फैक्ट हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें 1980 में ये अभ्यारण्य बना, जबकि 1983 में इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया। तो ये दोनों फैक्ट अलग हैं। इसी प्रकार से हम आगे भी पढ़ेंगे। जैसे जयसमंद अभ्यारण्य की बात करें 1955 में ये अभ्यारण्य बन गया, लेकिन इसे अभ्यारण्य घोषित कब किया गया? 1957 के अंदर किया गया। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं कुंभलगढ़ अभ्यारण्य जो है किन किन जिलों में फैला हुआ है? पाली, राजसमंद और उदयपुर के अंदर ये फैला हुआ है। 3 जिलों में विस्तृत है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली भेड़ियों के लिए। जंगली भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध। अब क्या है क्या नहीं है, ये सारी जानकारी हम किससे संबंधित? राजसमंद जिले में लेंगे। क्योंकि यहाँ पर उदयपुर का कुछ क्षेत्र इसमें आ गया, इसलिए हमने इसकी बात की। नेक्स्ट जयसमंद की यहाँ पर बात करते हैं। स्थापना कब होती है? 1955 में होती है। अभ्यारण्य कब घोषित होता है? अभ्यारण्य 1957 में घोषित हो जाता है। कहाँ पर है ये, कहाँ विस्तृत है? तो जयसमंद झील के निकट, जयसमंद झील के निकट ये विस्तृत है।
और ये प्रमुख इसकी विशेषता है, एक जलीय प्रकार का अभ्यारण्य भी इसे हम कह सकते हैं। हमने जब जयसमंद झील के बारे में पढ़ा तब वहाँ पर इनसे संबंधित हमने विस्तृत जानकारी की बात की थी। यहाँ पर इतना ध्यान रखें, जयसमंद अभ्यारण्य किस जिले में है और इसकी क्या विशेषता है, तो ये एक प्रकार का जलीय अभ्यारण्य हम इसे कह सकते हैं। और इसी अभ्यारण्य क्षेत्र में जयसमंद झील भी कह सकते हैं। वहाँ पर चित्रित हवा महल भी है, रूठी रानी के महल भी वहाँ पर है। तो इस प्रकार की बहुत सारी जानकारी वहाँ से आपको प्राप्त होती है। बिल्कुल थार की नगरी से डालू राम जी प्रणाम कर रहे हैं, बिल्कुल आपको भी प्रणाम। हाँ जी, जंग पुलिस जी कह रहे हैं मेरी पहली क्लास है, सबसे पहले क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि आपको पीडीएफ मिल सके। और इसके साथ ही आपको धन्यवाद, क्लास आप रेगुलर देखें, बढ़िया से नोट्स बनाएं, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें। बिल्कुल कृत्रिम झील की बात हमने कल कर ली, जब झीलों की जब हमने बात की थी तब बात की थी कि मीठे पानी की सबसे बड़ी राजस्थान की ये झील है। तो ये हमने कुछ अभ्यारण्यों की बात की। अब बात करते हैं लसाड़िया का पठार। जनरली एग्जाम में तो यही प्रश्न आता है, राजस्थान में कौन सा पठार कहां पर है। जैसे प्रश्न आ गया उड़िया का पठार कहाँ है, माउंट आबू का पठार कहाँ पर है, भोराट का पठार कहाँ पर है, ऊपर माल का पठार कहाँ पर है। तो यहाँ पर अपने को स्थान विशेष के बारे में ध्यान रखना है। लसाड़िया के पठार की बात करें तो यहाँ पर बात करते हैं जयसमंद झील के निकट, जयसमंद झील के निकट या कह सकते हैं पूर्वी क्षेत्र में कटा फटा पहाड़ इस नाम से जाना जाता है। तो ये लसाड़िया का जो पठार है कहाँ पर है, ये उदयपुर जिले में है। जयसमंद झील के निकट या जयसमंद झील के पूर्वी क्षेत्र की तरफ जो कटा फटा पहाड़ है वो इस नाम से जाना जाता है। भोराट के पठार की बात करते हैं, भोराट का पठार कहाँ पर है, भोराट का पठार गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य विस्तृत है। कुंभलगढ़ के मध्य विस्तृत है। तो यहाँ पर ये विस्तृत है। राजस्थान के एग्जाम में सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा गया है पठार के बारे में, या तो उड़िया के पठार के बारे में पूछा गया है, या इस पठार के बारे में पूछा गया है, या फिर ऊपर माल के पठार के बारे में पूछा गया कि कहां से कहां तक फैला हुआ है और किस जिले में विस्तृत है। बिल्कुल इस बात पर एक लाइक ठोकें। कविता जी कह रहे हैं देव की लाडली, बिल्कुल सभी साथी क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज अपने उदयपुर जिले की थ्योरी के अंदर अंतिम क्लास है, कल हम बात करेंगे इसकी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में। तो बिल्कुल सही है, भोराट का पठार कहां पर है, कोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य है। अब आ गई थोड़ी सी स्टोरी। ऊंटाला का किला वल्लभ नगर, और ये वल्लभ नगर वही है जहां पर क्या है, भैंस प्रजनन केंद्र है, भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र भी कहां पर है, वो भी यहां पर है। अब यहां पर ये ऊंटाला का किला ये किससे संबंधित है, तो यहां पर बात करते हैं कि हरावल के मुद्दे को लेकर, या फिर यहां पर हम कह सकते हैं सेना में हरावल दस्ते को लेकर चुंडावतों व सक्तावतों के मध्य यहाँ प्रतियोगिता या वर्चस्व की लड़ाई हुई। तो भाई सेना के दो भाग होते हैं, सेना के आगे वाला जो भाग होता है उसे हरावल कहते हैं, पीछे वाला जो भाग होता है उसे चंदावल कहते हैं। एक बार चुंडावतों के और सक्तावतों के बीच में ये ठन गई कि भाई हरावल दस्ता जो है वो चुंडावतों को नसीब हुआ, मतलब चुंडावत उस दस्ते का
नेतृत्व करते हैं, चूंकि महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह जी के वंशज सक्तावत कहलाते हैं और कुंवर चूड़ा के वंशज चुंडावत कहलाते हैं। तो वर्चस्व में शुरू से ही जब हम बात करते हैं चुंडा की, कुंवर चुंडा ने जब भीष्म प्रतिज्ञा की तब से उनका मेवाड़ के ऊपर उनके वंशजों का एक प्रकार से मेवाड़ की सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ और उनके वंशज आगे चल करके मेवाड़ी सेना में हरावल दस्ते में रहते थे। मतलब मेवाड़ की सुरक्षा को लेकर जब भी कोई बात आती, मरने मारने को उतारू रहने में सबसे आगे चुंडावत रहते थे। तो सक्तावतों ने कहा कि भाई हम भी कोई कमजोर नहीं है, सेना में हमें भी आगे रहने का मौका दिया जाए। मेवाड़ी महाराणा के दिमाग खराब हो गया। अब उनके करे क्या भाई, अपने तो दोनों बराबर है, सक्तावत भी बराबर है, चुंडावत भी बराबर है। मेवाड़ी महाराणा ने एक प्रतियोगिता रख दी और ये प्रतियोगिता क्या रख दी कि भाई अपने वल्लभ नगर के अंदर एक किला है जिसका नाम है ऊंटाड़ा का किला। तो सबसे पहले इस किले के अंदर जो प्रवेश करेगा उसी को हरावल दस्ते के एक प्रकार से क्या कह दिया जाएगा, हरावल दस्ता हमेशा हमेशा के लिए उनका हो जाएगा। दोनों सेनाएं तैयार हुई, पहाड़ी पर किला बना हुआ है, दोनों तरफ से चढ़ाई की और जब देखा चुंडावतों ने कि सक्तावत जो है वो किले के अंदर प्रवेश करने ही वाले थे, तभी इनमें से चुंडावतों के एक सरदार जिन्होंने अपनी गर्दन काटी और किलों के अंदर फेंक दी। इस प्रकार से अंतिम रूप से चुंडावतों की इस प्रतियोगिता में विजय होती है और भविष्य में हमेशा हमेशा के लिए हरावल दस्ता जो है वो चुंडावतों का हो जाता है। बिल्कुल, तो ये जो बात थी ये इस ऊंटाड़ा के किले से संबंधित थी। अब ये बात हो ना हो एग्जाम में या तो ये प्रश्न आ जाए कि चुंडावतों और सक्तावतों के बीच में हरावल दस्ते को लेकर जो घटना हुई या युद्ध हुआ या प्रतियोगिता हुई वो किस किले से संबंधित है, या ऐसा प्रश्न आ जाए ऊंटाड़ा का किला किस जिले में स्थित है। ऊंटाड़ा का किला उदयपुर में है, ये इतना सा ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करते हैं गुलाब बाग के बारे में। बहुत ही बढ़िया शानदार जगह है उदयपुर में गुलाब बाग। इसे सज्जन निवास उद्यान भी कहते हैं। अब पता चल गया कि सज्जन सिंह जी का नाम आ गया, मतलब सज्जन सिंह जी ने इसको क्या किया, बनवाया। महाराणा सज्जन सिंह जी द्वारा निर्मित महाराणा सज्जन सिंह जी द्वारा निर्मित, या एक प्रकार से कह सकते हैं कि उन्होंने इसको स्थापित करवाया। अब नेक्स्ट बात क्या है, इसमें उदयपुर जंतुआलय जो स्थापित है ना उसको लेकर प्रश्न आता है, बाकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उदयपुर जंतुआलय का मतलब इंग्लिश में बोले तो जू। तो ये उदयपुर जंतुआलय जो है वो यहाँ पर स्थापित है। राजस्थान में जहां जहां पर भी जंतुआलय है उनसे संबंधित एग्जाम में प्रश्न आ जाता है। तो यहाँ पर भी जंतुआलय है। कब स्थापित किया गया, बिल्कुल फटाफट कमेंट करें यहाँ पर, इस जंतुआलय को कब स्थापित किया गया, ये डेट मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सागवान के वृक्ष भी हैं और यहाँ पर ये सज्जन निवास पैलेस भी बना हुआ है और यहाँ पर चिड़ियाघर भी है। ये जंतुआलय का मतलब एक प्रकार से चिड़ियाघर भी कह सकते हैं, चिड़िया घर या जंतुआलय। यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु, जिसमें स्पेशली देखें तो भालू है, बंदर है, रोजड़ा है, विभिन्न प्रकार के हिरण हैं, बहुत प्रकार के सारस भी देखने को मिलते हैं। टाइगर भी यहाँ पर रखे हुए हैं। एक प्रकार से लोगों को वन्य जीवों के दर्शन भी यहाँ पर करवाए जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक बच्चों के बैठने की एक रेलगाड़ी भी यहाँ पर चलती है। बचपन में यदि कोई गया होगा, बिल्कुल 1876 आंसर आ रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पर उनकी बात का मान रखते हुए बिल्कुल बात कर लेते हैं कि 1876 में स्थापना हुई थी जयपुर जंतुआलय की। जयपुर जंतुआलय बना था 1876 में और ये राज्य का प्रथम जंतुआलय माना जाता था। और कौन सा वाला, जयपुर वाला। बिल्कुल, अब देखो 2 साल की सबने बढ़ोतरी कर ली, प्रमोशन ले लिया एडवांस में सबने। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर इसकी स्थापना जो है 1878 ईस्वी में होती है। मतलब जयपुर की जब स्थापना होती है उसके 2 वर्ष के बाद ही इसे स्थापित किया जाता है। एग्जाम पॉइंट व्यू की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में एग्जाम में पूछा गया है।
उदयपुर में स्थित राज्य का दूसरा है, जयपुर में स्थित राज्य का पहला है। पहला पहले स्थापित होगा, दूसरा बाद में स्थापित होगा। और पहला जब स्थापित होता है उसके बाद जब दूसरा स्थापित होता है तो दूसरे का मतलब 2 साल का दोनों के बीच में अंतर रहता है। बिल्कुल क्लियर है सभी साथियों को? हाँ जी। तो 1876 के अंदर जयपुर और 1878 जो है उसमें उदयपुर की स्थापना हुई थी। तो बिल्कुल ये क्लियर है। यहाँ पर गुलाब बाग में, इसे सज्जन निवास उद्यान भी कहते हैं, महाराणा सज्जन सिंह जी ने बनवाया। उदयपुर जंतुआलय यहाँ पर है, कब स्थापित किया गया? क्लियर है। अब बात करते हैं नाहर मंगरे के बारे में। नाहर मंगरे के बारे में एग्जाम में प्रश्न आ जाता है। मेवाड़ महाराणाओं की मेवाड़ महाराणाओं की आखेट स्थली भाई रियासत काल की यदि हम बात करें, अब तो इसे वन्य जीव संरक्षण का दर्जा दे दिया गया है। मतलब एक अभ्यारण्य क्षेत्र का ये मतलब एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि आखेट निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। पूर्व में रियासत काल में मेवाड़ महाराणा यहाँ पर शिकार खेला करते थे। तो ये नाहर मंगरा भी उदयपुर में है। गोदावरी उद्यान जो है ये भी उदयपुर में है। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान में गोदावरी उद्यान किस जिले में स्थित है? इसके बाद में बात करते हैं महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर है? बिल्कुल सभी साथी लाइक करें, क्लास को शेयर करें। टेक्निकल टीम भी टाइम टू टाइम लाइव की संख्या दिखाती रहे ताकि बिल्कुल साथियों का उत्साह वर्धन होता रहे। बहुत बढ़िया। अभी तक सभी साथी नहीं जुड़ पाए हैं। जितने भी साथी लाइव हैं क्लास को लाइक कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। अब शेयर भी कर दो ताकि अपने जो भी साथी डेली लाइव आते हैं ना, वो अभी तक सारे लाइव नहीं आए। आज इंपॉर्टेंट क्लास हो रही है, ऐसा नहीं हो कि उनके मिस हो जाए। महाराणा प्रताप की छतरी भाई ये कहां पर है? ये बारडोली के अंदर है, बारडोली। अब यहां पर ध्यान रखें, बारडोली आ जाए। बारडोली कहां पर है? ये बारडोली तो चित्तौड़ में है, कोटा के निकट पड़ती है। यहाँ के शिव मंदिर प्रसिद्ध है। रावत भाटा में ये बारडोली पड़ती है। जबकि बारडोली जो है, ये बारडोली कहाँ है? ये बारडोली चावंड के निकट पड़ती है। यहाँ पर महाराणा प्रताप की छतरी है। कितने खंभों की है? तो बात कर लेते हैं। 8 खंभों की छतरी है ये, 8 खंभों की छतरी। एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि भाई 8 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है, या 8 खंभों की छतरी किस शासक से संबंधित है, ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल क्लियर है। बीकानेर जंतुआलय बंद है, अभी दर्शन करना मना है। बहुत सारे जंतुआलय जैसे कोटा जंतुआलय भी खोला, लेकिन वहां पर रख रखाव पूरी तरीके से नहीं हो पाया। तो सुचारू रूप से संचालन उदयपुर, जयपुर और जोधपुर जंतुआलय का ही हो रहा है। बाकी 5 में से 2 जंतुआलय जो हैं वो टाइम टू टाइम नहीं चल रहे, मना कर दिया उन्होंने, हम नहीं चलेंगे भाई। तो यहाँ पर 8 खंभों की छतरी है। लोकेशन कहां पर है? ये केजड़ बांध के निकट है। भाई एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, महाराणा प्रताप की छतरी किस बांध के निकट है? केजड़ बांध के निकट। तो यहां पर क्लियर हुआ, महाराणा प्रताप की छतरी बारडोली चावंड में है। 8 खंभों की छतरी है, केजड़ बांध के निकट ये छतरी बनी हुई है। मायरा की गुफा की बात करें, ये स्थान जो है ये महाराणा प्रताप का शस्त्रागार था। महाराणा प्रताप का शस्त्रागार हल्दी घाटी के युद्ध के समय महाराणा प्रताप ने यहाँ पर शस्त्रागार स्थापित करवाया। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं, ये है कहाँ पर? तो ये मोड़ी गांव में है, मोड़ी गांव। और ये मोड़ी गांव कहाँ है? गोगुंदा के निकट पड़ता है ये। इसका मतलब उदयपुर और राजसमंद की सीमा में बहुत बड़ी सेना थी अकबर की, तो सबको कंट्रोल करने के लिए महाराणा प्रताप ने यहाँ पर क्या किया? बिल्कुल ये उनके लिए एक प्रकार से निरीक्षण स्थल था। इस गुफा में बैठ करके महाराणा प्रताप अपने विशिष्ट मंत्रियों के साथ मंत्रणा करते थे कि आगे की रणनीति क्या करनी है। क्योंकि आप सभी को पता है महाराणा प्रताप जब शासक बनते हैं तब उनके हाथ से बहुत सारा क्षेत्र जा चुका होता है। बाद में अन्य क्षेत्रों पर भी मुगल सेना का कब्जा हो जाता है। तब महाराणा प्रताप प्रतिज्ञा लेते हैं कि जब तक मैं मुगलों के दांत खट्टे नहीं कर दूं, जब तक मैं अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र नहीं करवा दूं, तब तक मैं महलों में नहीं सोऊंगा, धातु के बर्तन में खाना नहीं खाऊंगा, सेना के साथ ही प्रवास करूंगा, यहीं जमीन पर सोऊंगा। इस प्रकार की महाराणा प्रताप प्रतिज्ञा करते हैं और पूरी तरीके से निभाते हैं अपने स्वाभिमान के खातिर। तो ये महाराणा प्रताप के स्वाभिमान के प्रतीक हैं ये स्थल, जैसे मायरा की गुफा, महाराणा प्रताप की छतरी। चावंड की बात करें
1585 में राणा प्रताप ने इसे राजधानी बनाया, अब एग्जाम में प्रश्न आ जाए, मोस्ट इंपोर्टेंट, महाराणा प्रताप के महल कहां पर हैं? यहां पर राणा प्रताप के महल हैं। राणा प्रताप के महल यहां स्थित हैं, और यहीं पर महाराणा प्रताप के समय ऐसा कहा जाता है कि चावंड चित्र शैली जो है उसका प्रादुर्भाव हो जाता है। बाद में अमर सिंह जी का समय इसका स्वर्ण काल कहलाता है। तो यहाँ पर चावंड चित्र शैली बैरागमाला सेठ जो है उसके चित्र यहाँ पर बनते हैं। नसीरुद्दीन जो होते हैं वो यहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार होते हैं। अमर सिंह जी का समय यहाँ पर स्वर्ण काल कहलाता है। महाराणा प्रताप के समय ये शैली थोड़ी सी प्रारंभ हो जाती है। तो ये सारी जानकारी जो थी ये वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह जी सिसोदिया मेवाड़ दरबार से संबंधित थी। नेक्स्ट बात करते हैं बड़ली तालाब के बारे में। ये बड़ली तालाब जिसे जान सागर भी कहते हैं, इसे टाइगर लेक भी कहते हैं। टाइगर लेक भी इसी को कहा जाता है। कहां पर पड़ती है ये? तो सज्जनगढ़ से पूर्वी दिशा में पड़ती है। इसका मतलब कह सकते हैं सज्जनगढ़ के निकट, भाई इसे जान सागर क्यों कहते हैं? तो महाराणा राज सिंह जी की मां का नाम था जान देवी, तो उनसे संबंधित ये स्थल है। तो महाराणा, यहां पर कह सकते हैं महाराणा राज सिंह द्वारा अपनी मां की याद में निर्मित, और मां का नाम क्या था? जान देवी। तो जान देवी नाम आता है स्पेशली। ये महाराणा राज सिंह जी की मां थी। इन्होंने इनके नाम पर बड़ली तालाब बनवाया। वैसे तो राज सिंह जी अपने समय में राजनगर बसा देते हैं, वर्तमान में हम उसे कांकरोली कहते हैं। तो वहीं पर राज सिंह जी अपना समय ज्यादातर बिताते हैं। अधिकांश निर्माण जो है उनके राजसमंद जिले से संबंधित है। लेकिन यहाँ पर ये बड़ली तालाब जो है जिसे जान सागर भी कहते हैं, टाइगर लेक भी कहते हैं, ये कहाँ बनवा देते हैं? उदयपुर में सज्जनगढ़ के पूर्वी क्षेत्र की ओर थोड़ी ही दूरी पर ये जान सागर बना हुआ है। बिल्कुल एटू राजस्थान कह रहे हैं। लाडलों लाइव की संख्या बहुत कम चल रही है, तो आज शहर में कंजूसी कर रहे हैं लाडले। क्लास बड़ी मस्त चल रही है। आज बहुत ज्यादा फैक्ट लेके आया हूँ। सबसे ज्यादा स्लाइडें आज की क्लास में होगी, क्योंकि अंतिम क्लास है। तो चुन चुन के वो फैक्ट निकाले हैं कि भाई अपन ने इतना पढ़ लिया, परिचय में इतना पढ़ लिया, इतिहास में इतना पढ़ा, पर्यटन स्थलों की 3 दिन से क्लास चल रही थी, क्या बच गया ऐसा जो हम इस क्लास में शामिल करें? तो ये वो सारे फैक्ट हैं जो बच गए थे। बिल्कुल क्या कह रहे हैं प्रिंस जी? क्योंकि इस तालाब में जान है, इसलिए जान है तो जहान है, इसलिए इसका नाम जान सागर है। अब यहां पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो वो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं। अब बड़ली से संबंधित एग्जाम में प्रश्न आ जाए और बड़ला से आ जाए। बड़ला चौराया कहां पर है? बड़ला चौराया तो भीलवाड़ा जिले के अंदर है भाई, भीलवाड़ा। इसके अलावा प्रश्न आ जाए बड़ली माता का मंदिर कहां पर है? तो बड़ली माता तो ये छिपों के आकोले में बड़ली माता का मंदिर है। और ये कौन सी जगह है? आकोला। और ये आकोला कौन सा? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ वाला आकोला। तो यहाँ पर बड़ली माता का मंदिर है। वहां पर स्थित 2 तिबारियों में से बच्चों को निकालने से उनके रोग दूर हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। छिपों का आकोला इसे माना जाता है। आजम प्रिंट यहाँ की प्रसिद्ध है। ये मंदिर बेड़छ नदी के किनारे बना हुआ है। जी बिल्कुल।
तो क्लियर हुआ यहाँ पर फैक्ट। प्रिंस जी कह रहे हैं कि प्रेम जी सर की क्लास कब होगी। बिल्कुल सर अभी व्यस्त चल रहे हैं। सर के जो टॉपिक था A to Z राजस्थान में लगभग दो बार करवा दिए गए हैं। आप सभी की डिमांड पर सर ने थ्योरी भी करवा दी, उसके बाद में क्वेश्चन भी हो गए। अभी बीच में सर बच्चों की डिमांड आई कि सर मेवाड़ का राजवंश वापस पढ़ाओ, सर ने वापस शुरू कर दिया। अभी सर कुछ काम में व्यस्त चल रहे हैं। जैसे ही सर को समय मिलेगा आप सभी लाडलों से रूबरू होंगे, क्लास भी लेंगे। बिल्कुल क्लियर है। तब तक ये क्लास हो रही है, इसका आप आनंद लीजिए। ठीक है। भीलवाड़ा में आकोला नहीं है। आकोला कहां पर है? आकोला तो चित्तौड़गढ़ में है। लेकिन ये बड़ला चौराहा जो कि कोचिंगों का हब बना हुआ है भीलवाड़ा में, ये भीलवाड़ा में है। बड़ली तालाब उदयपुर में है, बड़ला चौराहा भीलवाड़ा में है, बड़ली माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। देखो बिल्कुल टच में ही है, पास पास में ही है। पूर्व में सब ये मेवाड़ की जगह हुआ करती थी। अब इसके अलावा और क्या बात करें? चलो और बात करते हैं सुखाड़िया सर्किल के बारे में। तो ये मोहनलाल जी सुखाड़िया के नाम पर है। कहां पर है? उदयपुर नगर में है। उदयपुर नगर में है। और बिल्कुल ये एक गोल चक्कर में बना हुआ है। बिल्कुल इसके चारों तरफ सड़क निकली हुई है। आराम से सड़क में भी घूमते रहो। और यहाँ बहुत बड़ा सर्किल जिसमें पानी भरा हुआ है, यहाँ पर आप नौकायन का आनंद भी लेते हैं। बिल्कुल साथ ही सभी कमेंट करें, स्कूल लाइफ में जब थे, चौथी पांचवी छठी जब पढ़ रहे थे, किस किस को अपने विद्यालय परिवार के द्वारा उदयपुर घुमाने के लिए ले जाया गया और इस जगह आपको जरूर ले जाया गया जहां पर आपने चेना मसाला खाया होगा, नौकायन का आनंद लिया होगा। उदयपुर घूमने स्कूल लाइफ में कौन कौन गए कमेंट करेंगे, बिल्कुल थम्स अप करके बताएंगे, मैं समझ जाऊंगा कौन कौन गए, है ना। हाँ जी। तो बच्ची की काष्ठ कला प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। चित्तौड़ आने वाला है, उसकी बात भी करेंगे। सुखाड़िया सर्किल कहाँ है? उदयपुर नगर में है। नौकायन के लिए प्रसिद्ध है। नौकायन, है ना। जैसे बाल समंद झील जोधपुर की प्रसिद्ध है, तो ये भी नौकायन के लिए प्रसिद्ध है। नौकायन के लिए प्रसिद्ध है भाई ये सुखाड़िया सर्किल। बहुत सारे साथियों ने थम्स अप कर दिया है, इसका मतलब ये घूमने गए हैं। बहुत बढ़िया। सुदर्शन सिंह जी कह रहे हैं प्रणाम, आपको भी प्रणाम। हाँ जी। तो स्कूल लाइफ में घूमने गए होंगे। हम भी 5वीं क्लास में पढ़ते थे तब उदयपुर घूमने गए थे। सुखाड़िया सर्किल जरूर देखा, बट छोटे थे तो नाव में डर लगता था, तो टीचर ने हमें नहीं बिठाया नाव में, लेकिन वहाँ घूमे। शाम के टाइम पे बहुत मजा आया। पहली बार उदयपुर देखा, बहुत अच्छा लगा। झीलें देखी, गुलाब बाग देखा, वहाँ पे जंतु वाले देखा, सज्जनगढ़ दुर्ग देखा, बहुत मजा आया। बिल्कुल सभी साथी थम्स अप कर रहे हैं, अपनी पुरानी यादें सबकी ताजा हो रही है। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। हाँ जी। तो क्लियर है सुखाड़िया सर्किल। नेक्स्ट बात करते हैं आहड़ सभ्यता के बारे में कि ये आहड़ सभ्यता जो है ये कहां पर है। आहड़ सभ्यता स्थल उदयपुर में है। इसे आगाटपुर भी कहते हैं। आगाटपुर भी कहते हैं। इसे धूलकोट भी कहते हैं। इसे धूलकोट भी कहते हैं। इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। बनास संस्कृति, इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। इसके अलावा कौन सी नदी? भाई बेड़च के किनारे स्थित, बेड़च के किनारे ये स्थित है और उदयपुर में स्थित एक प्रमुख सभ्यता स्थल है जिसे ताम्रवती नगरी कहा जाता है। ताम्रवती नगरी, कल हमने बात की थी कि भाई ताम्रवती नगरी इसे कहा जाता है। ताम्र जिला किसे कहते हैं, ताम्र नगरी किसे कहते हैं, समस्त ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं, सिमिलर फैक्ट सभी हमने बात की थी। बिल्कुल। अब यहां पर हम बात करते हैं कि इस सभ्यता स्थल का संबंध किससे है, तो अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा उत्खनन। और ये कब होता है? 1953 के आसपास ये उत्खनन करवाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं, बाद में यहाँ पर HD सांकलिया जी और मिलकर के यहाँ पर उत्खनन भी करते हैं। एक प्रमुख सभ्यता स्थल माना जाता है आहड़। तो आहड़ के बारे में आप ध्यान रखें। यहाँ पर लोहे की भट्टियां भी प्राप्त हुई है जो यहाँ की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। बालातल सभ्यता स्थल, ये भी उदयपुर में है। कमेंट कर देंगे इसके बारे में।
हाँ जी, तो यहाँ पर सभी साथी एक बार मिलकर के क्लास को शेयर जरूर कर दें। बहुत बढ़िया। बालातल सभ्यता की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये भी कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। वी.एन. मिश्र का इससे संबंध है, उत्खनन इनके नेतृत्व में हुआ था। इस सवाल की बात करें, ये भी कहाँ पर है, ये भी उदयपुर में है। एग्जाम में प्रश्न ऐसे ही आता है, निम्न में से कौन सा सभ्यता स्थल इस जिले में नहीं है, कौन सा है। भारतीय लोक कला मंडल की बात करें, देवीलाल जी सामर के द्वारा स्थापित है। और स्थापना कब हुई आप कमेंट करें, देवीलाल जी या देवीलाल सामर द्वारा स्थापित। और क्या है ये, एक कला संस्थान है, कला को संरक्षण दिया जाता है। कला संस्थान कब स्थापित हुआ था, देखिए कौन कौन साथी कमेंट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। बालाथल उदयपुर में है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। कठपुतलियों का इससे संबंध है, ये भी सही है। कठपुतली समारोह आयोजित किया जाता है इसके द्वारा। कठपुतली समारोह और कहां पर आयोजित होता है, ये तो शिल्प ग्राम में। शिल्प ग्राम भी इन्हीं के द्वारा बसाया गया है, क्योंकि कला को संरक्षित संस्थान है। बिल्कुल देखें इसकी स्थापना कब हुई थी, अभी तक एक भी साथी ने कमेंट नहीं किया। एक साथी का कमेंट आ गया है, दयाजी राजपूत कह रहे हैं कि इसकी स्थापना तो है, जो कि 1952 में हुई थी। ऐसी हुई ना बात, मजा आ जाता है ऐसे आप जब बताते हो। बहुत बढ़िया। राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी, बताइए। देखें आप सभी साथी, इसके द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है मीरा पुरस्कार। मीरा पुरस्कार इसके द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद संस्थान की हम बात करें तो एनसीईआरटी की जो पुस्तकें होती है, इस पुस्तकों के आधार पर राजस्थान के लिए राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल जो जयपुर है उसके लिए पुस्तकें तैयार करना, पुस्तकों के ऊपर अनुसंधान करना, ये सभी इससे संबंधित है। 1952 सभी का आंसर सही है। अब यहाँ पर पहला आंसर मुकेश जी भटनागर ने आंसर दिया है कि 1958 है, बिल्कुल सही है। 1958 जो है वो इससे संबंधित डेट आती है। भारतीय प्रबंध संस्थान की बात करें तो ये क्या है, IIM। जैसे कि राजस्थान में एक साथ 3 संस्थान स्थापित हुए थे, IIT जोधपुर में, IIM उदयपुर में, IIIT कोटा में। तो यहाँ पर IIM का मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये भी कहाँ पर है, ये उदयपुर में है। और उदयपुर में कहाँ पर, उदयपुर में बलीचा के अंदर है। ये बलीचा के अंदर अभी चल रहा है इसका काम। और ये भारत का प्रथम माना जाता है महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय। क्या बात है। ये भी कहाँ पर है, ये भी उदयपुर के अंदर है। इसके अलावा मोहनलाल सुखाड़िया की बात करें, ये भी उदयपुर के अंदर है। स्थापना को लेकर एग्जाम में प्रश्न आ जाता है। 1962 में स्थापित नाम को लेकर, नाम ये कब बदल दिया गया, तो ये नाम जो है ये 1982 के अंदर क्या कर दिया, इसका नाम MLSU कर दिया। और पहला इसका नाम क्या था, उदयपुर विश्वविद्यालय इसका पहला नाम था। विश्वविद्यालय इसका पहला नाम था। बाद में क्या कर दिया गया, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, शॉर्ट में कहते हैं इसको MLSU। देश के अंदर मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय की बात करें तो ये भी कहाँ पर है, उदयपुर में है। और प्रथम मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय, तो यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, उदयपुर प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई थी। तो प्रजा मंडल की स्थापना की बात करें 24 अप्रैल को इसकी स्थापना होती है। 24 अप्रैल 1938 को स्थापना होती है। और संस्थापक सदस्य कौन है, संस्थापक सदस्य है बलवंत सिंह मेहता, बलवंत सिंह जी मेहता। और इसके साथ में इनके साथी होते हैं माणिक्य लाल वर्मा जी। और बाद में इन्हीं के घर पर स्थापित होता है और अध्यक्ष भी इन्हीं को बना दिया जाता है। तो ये था मेवाड़ प्रजा मंडल, जिसने प्रजा मंडल आंदोलन में भाग लिया। माणिक्यलाल जी वर्मा की बात करें तो सबसे पहली बात इन्होंने रचना किसकी की, तो मेवाड़ का वर्तमान शासन,
मेवाड़ का वर्तमान शासन इन्होंने लिखा, जिस प्रकार से सागरमल गोपा ने जैसलमेर का गुंडा राज, जैसलमेर का वर्तमान शासन जो एक प्रकार से कह सकते हैं, उसी प्रकार से मेवाड़ का वर्तमान शासन किन्होंने लिखा, इन्होंने लिखा। उदयपुर प्रजामंडल के सक्रिय सदस्य थे। और यदि हम बात करें बिजोलिया किसान आंदोलन, तो बिजोलिया किसान आंदोलन के सक्रिय नेता, बिजोलिया किसान आंदोलन के सक्रिय नेता थे। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें, इन्होंने एक गीत गाया था और बहुत ही फेमस गीत रहा वो, तो उसका नाम था पंछीड़ा गीत। एग्जाम में पूछ लिया जाता है पंछीड़ा गीत का संबंध किससे है। माणिक्य लाल जी वर्मा ने पंछीड़ा गीत गाया और एक प्रकार से जन जागृति का काम करने का ये काम पंछीड़ा करता है। आज वाला ये पंछीड़ा गीत नहीं कि पंछीड़ा रे उड़ न जाजे पावा गडे रे मारी माँ के लिए न जय न कीजिए, तो वो वाला जो गरबा वाला सॉन्ग है वो अलग है। लेकिन ये पंछीड़ा गीत जो कि माणिक्य लाल जी वर्मा से संबंधित है, पंछीड़ा गीत का कमेंट भी आ रहा है, इसलिए मैंने सबसे पहले क्या किया, ये लिख दिया पंछीड़ा। बाकी आप जो भी इंपॉर्टेंट बात होती है उसको बढ़िया शानदार कमेंट कर देते हो। बिल्कुल नारायणी देवी जी वर्मा इनकी पत्नी थी, बिल्कुल इनसे पति से रहती थी, तनी तनी खत्म नहीं करती थी इनकी मनी मनी, बिल्कुल बहुत अच्छी महिला थी और उन्होंने महिलाओं का नेतृत्व भी किया था इनके साथ। इनसे झगड़ा नहीं करती थी, इनसे बढ़िया रहती थी और आंदोलन में क्या करते थे, बिल्कुल आंदोलन में सहयोग करते। बाकी आजकल की लुगाइयाँ जैसे ही इस प्रकार की कोई घटना होती है आदमी के पीछे पड़ जाती है कि क्लेश का मोल ली दो, अपने घर में कहाँ क्लेश की दो, यूं कहाँ की दो, ऊँ कहाँ की दो। लेकिन वो अच्छी महिला थी, उन्होंने इनका सपोर्ट किया और कई बार वो जेल भी गई, मतलब इनका परिवार भी पूरी तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ा। इसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट एक व्यक्ति तो आ चुके हैं, मोहनलाल जी सुखाड़िया। जन्म तो इनका झालावाड़ में हुआ था, कर्मस्थली इनका उदयपुर रहा है और इन्होंने सबसे लंबा कार्यकाल खींचा है। कौन सा वाला, सीएम वाला। तो 1954 से 71 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल। आप सभी साथी कमेंट करेंगे कितनी बार मुख्यमंत्री बने थे, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 3 बार, कितनी बार बने थे, कमेंट करें आप सभी साथी। आधुनिक राजस्थान का इन्हें निर्माता कहा जाता है। आधुनिक राजस्थान के निर्माता, आधुनिक राजस्थान का निर्माता इनको कहा जाता है। सबसे लंबा इनका कार्यकाल रहा, लगभग 17 वर्ष कह सकते हैं, है ना। तो कितने वर्ष तक है, 17 वर्ष। तो भाई 54 से 71 17 वर्ष हो गए। और अब यहाँ पर आप सभी साथी कमेंट करें कि सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा है, आधुनिक राजस्थान के निर्माता भी रहे हैं। तो बिल्कुल कमेंट करें कितनी बार बने थे। लो जी 5 बार, 6 बार भी आ रहा है। पाना बाम्बू जी आंसर दे रहे हैं 4 बार बने थे। भाई 17 साल को आप 5 से भी भाग दोगे ना तो कितनी बार, 3.5 बार भाग जा रहा है एक प्रकार से। तो 3.5 तो नहीं कहेंगे लेकिन 4 बार कह देंगे। बिल्कुल 17 वर्ष तक रहे और 4 बार मुख्यमंत्री रहे, 4 बार सीएम रहे ये राजस्थान के, है ना, चीफ मिनिस्टर रहे मोहनलाल जी सुखाड़िया जी। बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व, उदयपुर को चमन कर दिया इन्होंने और इन्हीं के नाम पर जो सुखाड़िया सर्किल है वो उदयपुर में बना हुआ है। अब बात करते हैं कि उदयपुर में कौन कौन से मेले भरते हैं। तो मेलों की बात बाद में करेंगे, पहले चित्रकला की बात कर लेते हैं। हाँ जी, मेवाड़ चित्र शैली की यहाँ पर बात करें, राजस्थान की मूल शैली मानी जाती है। राजस्थान की मूल शैली, क्योंकि भाई दूसरी शैलियों पे कोई ना कोई प्रभाव पड़ा लेकिन ये राजस्थान की मूल शैली मानी जाती है। अब इस शैली की हम बात करें तो महाराणा जगत सिंह जी का जो समय है, महाराणा जगत सिंह जी का समय क्या कहलाता है, इस शैली का स्वर्ण काल कहलाता है, स्वर्ण काल कहलाता है। इन्होंने चित्तौरी ओवरी का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया इन्होंने, चित्तौरी ओवरी
ओवेरी का निर्माण करवाया। और ये चित्तेरोरी ओवरी जो है ना, इसी को तस्वीरां रो कारखानों कहते हैं। तस्वीरां रो कारखानों, इसी को तस्वीरां रो कारखानों कहते हैं। ये उदयपुर के अंदर है, जगत सिंह जी ने बनाया था। अब इस शैली से संबंधित एक प्रसिद्ध चित्र की बात करते हैं। तो प्रसिद्ध चित्र, प्रसिद्ध या प्राचीन चित्र कह सकते हैं, प्रथम चित्र कह सकते हैं। चित्र का नाम क्या है? श्रावक, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। बताइए किसके काल में चित्रित हुआ था? सूत्र चूर्णी। तो सूत्र चूर्णी, और ये चित्रित हुआ था तेज सिंह जी के समय। तेज सिंह जी के समय इसे चित्रित किया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई लाल और नीले रंगों का इसमें प्रयोग किया जाता है। मेवाड़ चित्र शैली राजस्थान की मूल शैली। महाराणा जगत सिंह जी के समय इसका स्वर्णकाल। चित्तेरोरी ओवरी इसे कहते हैं, तस्वीरारो कारखानों भी कहते हैं। प्रसिद्ध चित्र, प्राचीन चित्र, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। प्रसिद्ध चित्रकारों में मनोहर। अब यहाँ पर साहिब राम आएगा कि साहिब दिन आएगा? देखें, बिल्कुल कमल चंद्र ने बनाया था। ये भी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। मैं चाह रहा था आप सभी आंसर दें, मजा आएगा ऐसे ही यार जब आप बताते हो ना। प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, कमल चंद्र, कमल चंद्र ने इसको बनाया था। और यहाँ पर मनोहर, साहिबदीन, और कौन से चित्रकार हैं? एक दो चित्रकारों के आप नाम बताओ, देखें मजा आ जाएगा थोड़ा। देखें, हाँ जी, तो A2 राजस्थान जी कह रहे हैं संकल्प परिवार की मुहिम सभी साथियों के लिए एक वरदान है। बिल्कुल क्लास को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर जरूर करें क्लास को, है ना। तो मनोहर, साहिबदीन, एक दो नाम आप और बताओ, फिर मैं भी बताऊंगा देखें नाम। और तब तक अपन थोड़ा सा चावंड शैली के बारे में बात कर लेते हैं। चावंड शैली की हमने बात की। समय आता है महाराणा प्रताप के समय प्रारंभ। अमर सिंह का काल जो है वो स्वर्ण काल। अमर सिंह जी का समय स्वर्ण काल, स्वर्ण काल। तो एक प्रकार से प्रारंभ तो इनके समय से हो जाती है, चूंकि चावंड जब राजधानी रहती है। अमर सिंह जी के समय भी राजधानी रहती है, लेकिन सबसे ज्यादा श्रेय जो है इन्हीं को दिया जाता है। सबसे ज्यादा विकास इन्हीं के समय होता है। और यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर प्रमुख चित्र कौन से हैं? रागमाला चित्र। रागमाला चित्र यहाँ की प्रमुख विशेषता होते हैं। और एक ही चित्रकार का नाम आ जाए तो नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन तो क्या है? यहाँ के प्रमुख चित्रकार हैं। देखें, बिल्कुल अभी तक किसी साथी का कमेंट नहीं आया है। बिल्कुल कमल चंद्र जो है वो तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी से संबंधित है। प्रश्न आ जाए मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित है, कौन कौन से चित्रकार हैं? रागमाला, नसीरुद्दीन सेठ, बिल्कुल ये भी सही आंसर है। और आप सभी साथी कमेंट करें। जी बिल्कुल, मैं देख रहा हूं आप सभी के कमेंट। मनोहर जी और साहिबदीन जो है इनके साथ में और कौन कौन से हैं? कमेंट करें, फिर अपन जी बिल्कुल। देखें, अभी तक कमेंट नहीं आया, ऐसे काम नहीं चलेगा। अभी तक नसीरुद्दीन का ही कमेंट चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक दो और बता देता हूँ। एक और नाम आएगा कृपाराम, और एक नाम आ जाएगा उमरा। यही है। अगर मेवाड़ चित्र शैली के पात्र पूछ लिया जाए कि भाई इस चित्र शैली के पात्र कौन है, तो कलीला दमना, है ना। कलीला और दमना, दमना पात्र जो है उस पर आधारित भी चित्र इससे संबंधित हैं। तो बिल्कुल ये हमने बात की। अब हम बात करते हैं प्रमुख मेले की। उदयपुर जिले में कौन कौन से मेले बढ़ते हैं? बिल्कुल आंसर आ गया। नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन चावंड शैली के हैं। साबुद्दीन, मनोहर, कृपाराम, उमरा, ये जो है मेवाड़ शैली से संबंधित हैं। बिल्कुल हाँ, गंगाराम, जगन्नाथ, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार आंसर। अब बात करते हैं महाराणा प्रताप जी की जो जयंती है। बिल्कुल, अब यहाँ पर महाराणा प्रताप की जो जयंती है वो
डेट के हिसाब से तो 9 मई को आती है, लेकिन जनरली 9 मई को ना मना करके ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, भाई ज्येष्ठ महीना जब आता है तब मनाई जाती है। और साथ ही एक बार कमेंट करें कि ये जो ग्रीन लिखे हुए हैं ना, ये थोड़ा बढ़िया रंगीन दिखने के हिसाब से लिखे हैं, क्योंकि मैं जब नोट्स बनाता हूं सबसे ज्यादा ग्रीन और रेड पेन को यूज करता हूं। अगर आपको नहीं दिख रहा है कमेंट करें, मैं इनके ऊपर पेन घुमाऊंगा। बिल्कुल ग्रीन अक्षर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, कमेंट करें जी। तो यहाँ पर हल्दी घाटी और चावंड की बात करें, दोनों स्थल महाराणा प्रताप से संबंधित हैं। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया जो कि महाराणा प्रताप का जन्म इस दिन होता है, इस वजह से इस दिन महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है। ऋषभ देव जी की बात करें, इन्हें केसरिया जी, इन्हें काला जी, इन्हें धुलेव का धनी भी कहा जाता है। धुलेव गांव ऋषभ देव में इनका मेला लगता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी और नवमी 2 दिन मेला लगता है। जरगा जी का मेला, जरगा की पहाड़ियां झाड़ोल क्षेत्र में लगता है। महाशिवरात्रि को लगता है और फाल्गुन महीने में लगता है ना, फाल्गुन त्रयोदशी को लगता है। तो बिल्कुल कमेंट दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, बिल्कुल। तो तब तो मजे ही आ गया भाई, दिख रहे हैं तो क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं विक्रमादित्य का मेला, ये उदयपुर नगर में पड़ता है। चैत्र अमावस्या को ये मेला लगता है। हरियाली अमावस की हम बात करते हैं। हरियाली अमावस कब आती है? अब आएगी श्रावण महीने में, श्रावण अमावस्या को फतेह सागर के यहाँ बहुत मस्त मेला लगता है। और यहाँ पर बात करें नेक्स्ट शिल्प ग्राम की, तो ये हवाला गांव शिल्प ग्राम उदयपुर में है, जहाँ पर 21 से लेकर 31 दिसंबर को, मतलब जब अंग्रेजी साल खत्म होता है तब यहाँ पर आयोजित होता है मेवाड़ महोत्सव। मेवाड़ की आन बान शान पर्यटन विभाग के द्वारा अप्रैल माह में यह आयोजित किया जाता है। थोड़ा थोड़ा दिख रहा है सर, इसका मतलब मैं इसके ऊपर पेन घुमा देता हूँ। कौन सा वाला घुमाए कि थोड़ा बढ़िया दिखेगा? तो यहाँ पर हम घुमा देते हैं, ये वाला बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये तो कौन सी डेट है? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। इसके अलावा यहाँ पर हम बात कर लेते हैं चैत्र कृष्णा अष्टमी, चैत्र कृष्णा अष्टमी व नवमी, अष्टमी व नवमी या फिर 8 व 9 भी आ जाए तो एक ही बात है। और यहाँ पर ये तो फाल्गुन महीने में होता है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं चैत्र अमावस्या, तो बिल्कुल मेरे हिसाब से अब क्लियर दिख रहा होगा साथियों को। और यहाँ पर आ जाता है श्रावण अमावस्या। बिल्कुल आनंद लें, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, बहुत शानदार। और यहाँ पर हवाला ग्राम में कब? 21 से 31 दिसंबर को, 31 जो है वो यही मनाते हैं अधिकतर पर्यटक। और मेवाड़ महोत्सव की बात करें, ये अप्रैल माह में आयोजित होता है, अप्रैल माह है। तो जिन साथियों को ग्रीन दिख रहा है बहुत बढ़िया, नहीं दिख रहा है तो मैंने अलग पेन से भी आपके लिख दिया है। हवाला ग्राम की बात की, शिल्प ग्राम इसे कहते हैं। और अभी हम इससे पहले बात कर रहे थे भारतीय लोक कला मंडल की देवीलाल जी सामर ने स्थापित किया था, उन्होंने इसको संरक्षण दे रखा है। यहीं पर कठपुतली समारोह का आयोजन किया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर क्लियर है। नेक्स्ट उदयपुर प्रजामंडल की बात की हमने, 24 अप्रैल 1938 में स्थापित हुआ। बलवंत सिंह जी मेहता के घर पर स्थापित हुआ। इन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया। माणिक्यलाल वर्मा इसके साथ संस्थापक सदस्य थे। माणिक्यलाल जी वर्मा मेवाड़ का वर्तमान शासन, इन्होंने पुस्तक लिखी। बिजोलिया किसान आंदोलन के सक्रिय नेता थे। एक प्रमुख क्रांतिकारियों में इनकी गणना की जाती है। पंचेड़ा इनका गीत बहुत ही लोकप्रिय हुआ। मोहनलाल जी सुखाड़िया जो हैं ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। सबसे लंबा इनका कार्यकाल रहा है, 4 बार इन्होंने सीएम की शपथ ली। आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहे जाते हैं। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर है। मोहनलाल जी सुखाड़िया विश्वविद्यालय भी उदयपुर में है। मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय भी उदयपुर में है। भारतीय लोक कला मंडल से संबंधित कठपुतली समारोह है। शिल्पग्राम देवीलाल जी सामर द्वारा स्थापित एक कला संस्थान है, 1952 में स्थापित किया गया। साहित्य अकादमी 1958 में स्थापित। मीरा पुरस्कार इनके द्वारा दिया जाता है। राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जो है, एनसीईआरटी की जो पुस्तकें होती है उसके आधार पर हमारे राज्य में जो पुस्तकें प्रचलन में है वो इन्हीं के द्वारा यहाँ पर रिसर्च किया जाता है। भारतीय प्रबंध संस्थान भी उदयपुर में है। इसके अलावा आड़ सभ्यता की बात करें, आगाटपुर धौलकोट की सभ्यता, बनास संस्कृति बेड़च के किनारे स्थित है। ताम्रवती नगरी कहते हैं। अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा ये उत्खनित है। यहाँ पर लोहे की भट्टियां प्राप्त हुई है। बालातल सभ्यता भी उदयपुर में है। वीएन मिश्र ने यहाँ पर उत्खनन किया था। ईसवाल सभ्यता भी उदयपुर में है।
नेक्स्ट बड़ली तालाब की बात करें, बड़ली तालाब उदयपुर में है, बड़ला चौराहा भीलवाड़ा में है, बड़ली माता का मंदिर अकोला में है। इसे जान सागर तालाब भी कहते हैं, टाइगर लेक भी कहते हैं, सज्जनगढ़ के निकट है। महाराणा राज सिंह जी ने अपनी मां की स्मृति में बनवाया। और सुकाड़िया सर्किल भी उदयपुर में है, नौकायन के लिए प्रसिद्ध। महाराणा प्रताप की छतरी बारडोली में है, बारडोली चावंड के निकट है। 8 खंभों की ये छतरी है, केजड़ बांध के ये निकट है। मायरा की गुफाएं, महाराणा प्रताप का शस्त्रागार था यहाँ पर। मोड़ी गांव घोगुंदा के निकट ये स्थित है। चावंड की बात करें, 1585 में राणा प्रताप ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। राणा प्रताप के महल यहाँ पर है। चावंड एक चित्रशैली भी है जो कि उदयपुर चित्रशैली या मेवाड़ चित्रशैली के अधीन है या उसकी उप शैली मानी जाती है। गुलाब बाग की बात करें, सज्जन निवास उद्यान भी इसे कहते हैं, महाराणा सज्जन सिंह जी के समय बना। उदयपुर जंतुवालय यहाँ पर संचालित है। 1878 में यहाँ पर संचालन प्रारंभ हुआ। 2 वर्ष पहले जयपुर में स्थापित किया गया। ये कौन से नंबर का? ये 2nd नंबर का। और जयपुर वाला कौन से नंबर का? 1st नंबर का। नाहरमंगरा मेवाड़ के महाराणाओं की आखेट स्थली है। एग्जाम में प्रश्न ऐसा भी आ जाता है, उदयपुर के महाराणाओं का आखेट स्थल कौन सा स्थान है? तो वो है नाहरमंगरा, है ना, माहरमंगरा नहीं, नाहरमंगरा। और नाहरगढ़ जो है वो कहाँ पर है? जयपुर में पड़ता है। गोदावरी उद्यान भी कहाँ है? उदयपुर में है। लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के निकट है। पूर्वी स्थान की ओर कटापटा जो पहाड़ है इसके नाम से जानते हैं। पुराट का पठार जनरली गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में है। प्रसिद्ध पठार है ये। ऊंटाला का किला, वल्लभगढ़, यहाँ पर भैंस अनुसंधान और प्रजनन केंद्र है। सेना में हरावल दस्ते को लेकर सेना में चुंडावतों और सक्तावत के बीच यहाँ एक प्रतियोगिता या वर्चस्व की लड़ाई को लेकर एक प्रतियोगिता हुई जिसमें चुंडावत विजयी रहे। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर में है, गुजरात की सीमा से सटा हुआ है। स्थापना अक्टूबर 1983 में हुई थी। अभ्यारण्य घोषित हुआ। महाराणा प्रताप ने अपने संकट काल में यहाँ पर समय बिताया। वर्ष भर फूलों से आच्छादित रहने के कारण इसका ये नाम पड़ा। मानसी वाकल नदियां इससे निकलती है, मतलब इससे गुजरती है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य पाली, राजसमंद, उदयपुर 3 जिलों में है। सबसे ज्यादा इसका क्षेत्र राजसमंद में है। उदयपुर में भी कुछ हिस्सा है, पाली में भी है। पाली में जैसे हम सादड़ी की बात करते हैं जहाँ पर परशुराम जी की गुफा है वो इसी में है। जंगली भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा जयसमंद अभ्यारण्य की बात करें 1955 के अंदर ये स्थापित हो जाता है। बाद 2 वर्षों के बाद में इसे अभ्यारण्य घोषित करते हैं। जयसमंद झील के निकट है। जलीय अभ्यारण्य की श्रेणी में प्रमुख माना जा सकता है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य की बात करते हैं, उदयपुर नगर के निकट है। स्थापना इसकी 1987 में हुई। इस अभ्यारण्य क्षेत्र में मृगवन जैविक उद्यान है, सज्जनगढ़ दुर्ग भी है। और सज्जनगढ़ दुर्ग जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से। इसे मुकुटमणि भी कहते हैं उदयपुर का, वाणी विलास महल भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मानसून पैलेस भी इसे कहते हैं। मानसून का अनुमान लगाया जा सकता है, बहुत ऊंचाई पर बना हुआ है और यहाँ पर ये बासदरा पहाड़ी पर बना हुआ है। महाराणा सज्जन सिंह जी के समय बना। ये थी आज की अपनी मस्त वाली क्लास उदयपुर जिला दर्शन के संदर्भ में। कल बढ़िया बढ़िया शानदार प्रश्नोत्तरी की हम बात करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। सभी साथी क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। जितने भी साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, टेलीग्राम को ज्वाइन करें। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। मिलते हैं कल एक प्रश्नोत्तरी के साथ में। जय हिंद, जय भारत।